हेलो ऑल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कारों के बारे में। कारों सिंपली क्या होता है कि एक कंपनी है, कंपनी सारी सबको ऑडिट करवाना कंपलसरी होता है, ये आपको पता ही होगा। तो ऑडिट बनेगा, ऑडिट होगा तो ऑडिट रिपोर्ट भी बनेगी, ऑडिट रिपोर्ट होगी तो साथ साथ में ऑडिटर को रिक्वायर्ड है कि वो कारों के ऊपर भी रिपोर्टिंग करे। कारों यानी कि एक 2-3 पेज का एक अटैचमेंट होता है जिसके अंदर 21 क्लॉजेस लिखे होते हैं। ठीक है, ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है कारों का। इसके अंदर कुछ 21 क्लॉजेस लिखे होते हैं। 21 क्लॉजेस के ऊपर ऑडिटर को रिपोर्ट बनानी पड़ती है, उन सबके ऊपर डिटेलिंग देनी पड़ती है कि ये चीज़ें हैं, जैसे फिक्स एसेट, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट, ये सारी लाइन से आती है, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो कारों भी सारी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन कुछ कंपनीज को एग्जाम्प्ट कर दिया गया है, यानी कि आपको ऑडिट तो करवाना है लेकिन कारों देने की जरूरत नहीं है। किसके केस में? एप्लीकेबिलिटी टू ऑल कंपनीज एक्सेप्ट SBI 08। SBI 08 और प्राइवेट कंपनी, हमारी एक शॉर्ट फॉर्म है, याद शॉर्ट ट्रिक है याद करने की। SBI मतलब कि एक स्मॉल बैंकिंग, I फॉर इंश्योरेंस, 0 को आप O मान लेना, O फॉर 1% कंपनी, O फॉर 1% कंपनी, और 8 में मतलब सेक्शन 8 कंपनी, यानी कि स्मॉल बैंकिंग, इंश्योरेंस, 1% और सेक्शन 8 कंपनी। एंड साथ ही साथ में प्राइवेट कंपनी जो कि नॉट अ होल्डिंग और सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी। IPC में हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर होल्डिंग या सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की तो वो भी पब्लिक कंपनी ही मान ली जाती है। तो प्राइवेट कंपनी सबसे पहले आप इन लोगों को तो बाहर ही कर दो इससे कि होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी उनको हटा दो। जो शुद्ध प्राइवेट कंपनी है, जो जिनका कोई लेना देना नहीं है, उनकी लिमिट, अगर ये लिमिट थ्रेशोल्ड के अंदर अंदर है तो इन लोगों के ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं। यानी कि PBT में याद रखना, PBT 1110, 1110, पब्लिक पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़ से कम होना चाहिए, बोरोइंग 1 करोड़ या उससे कम होना चाहिए, और टर्नओवर भी 10 करोड़ या उससे कम होना चाहिए। ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू वाला साइन लगाए। अब यहाँ पे अगर एक भी कंडीशन अगर क्रॉस कर जाती है, यानी कि मान लो अगर पेड अप, ये दोनों आपके अंदर लिमिट है, विद इन लिमिट है, लेकिन अगर ये आपका 1 करोड़ से ऊपर, ये मान लो 2 करोड़ हो गया, तो यहाँ पे आपके ऊपर कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी अपन ने छोटी से छोटी कंपनी को ट्राई करा है कि सिर्फ छोटी छोटी कंपनियाँ ही हों जिनके ऊपर कारो एप्लीकेबल ना हो। आया आपको समझ में? यहाँ पे SBI 08 और प्राइवेट कंपनी जिनकी ये थ्रेशोल्ड लिमिट कंप्लीट हो जाती हो। ठीक है ना, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, ये 4 क्लॉजेज है जो एग्जामिनर के फेवरेट हैं, जो मैक्सिमम भी उसमें आते हैं। एक इन्वेंट्री, एक फिक्स एसेट, और एक फ्रॉड, और रीपेमेंट ऑफ ड्यूज, ये नीचे लिखा हुआ है। ये 4 क्लॉजेज के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन कारों के 21 क्लॉजेज का हम लोग शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। कारों में होते हैं 21 क्लॉज, तो आपको एक ध्यान से बस सुनना है, एक बार में मैं आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, आपको सबसे पहले देखना है कि कारो मतलब एक कहानी हम लोग बनाते हैं। कहानी में ऐसा सीन है कि हमने, मान लो कि हम शायद A लिमिटेड है और एक कोई कंपनी B लिमिटेड है, हमने इनको अपनी जो कंपनी है ना सेल कर दी है। इसके बाद से कहानी चालू होती है। हम इसको बोल रहे हैं कि भाई साहब फिक्स द पीसी, प्लीज़ हमारा परचेज कंसिडरेशन को फिक्स कर दो। तो हमने यहाँ पे लिखा, फिक्स की थोड़ी स्पेलिंग में बस यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, FIIC, फिक्स द PC, ये हमने उसको बोला। उसके बाद में ये क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि ये एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। कभी भी कोई कंपनी को आप बेचोगे तो आपको सामने से परचेज कंसिडरेशन तो लेना पड़ेगा ना, तो ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। हमने उसको अपनी कंपनी बेची, हमने उसको बोला कि फिक्स द PC, है ना। उसने पूछा कि क्यों, तो हमने बताया कि क्यों भाई साहब, ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है ना। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम लोग यहाँ से हमारी असेट को अनरिकॉर्ड कर पाएंगे, सारी असेट और लाइबिलिटी को अनरिकॉर्ड कर देंगे। प्लीज़ आप रीपेमेंट कर दो, हमारा जो PC है उसको रीपेमेंट कर दो। यहाँ तक कि आपको पहली लाइन समझ में आई होगी, फिक्स द PC। क्योंकि एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, ताकि हम लोग असेट और लाइबिलिटीज़ को अनरिकॉर्ड कर पाएँ, और आप हमारा प्लीज़ रीपेमेंट करवा दीजिए। आगे बात करते हैं। अब यहाँ से हमारा जो कंपनी बेचने का उद्देश्य था वो ये था कि हम लोग आगे फ्रॉड करना चाहते थे। उसकी कहानी मैं आपको समझाता हूँ कि हम लोग एप्लीकेशन ऑफ मनी, जो पैसा वहाँ से आ रहा था, एप्लीकेशन ऑफ मनी, इसको हम चाहते थे फ्रॉड करने के लिए। ठीक है, फ्रॉड करने के लिए। और फ्रॉड कैसे करते हैं? हम पहले एक निधि कंपनी खोलते और उसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स करते हैं। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आई। फिक्स द PC क्योंकि एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। आप हमको मतलब अनरिकॉर्ड करना चाहते हैं हम असेट एंड लाइबिलिटीज, प्लीज़ आप हमको रीपेमेंट करवा दो। ठीक है ना। इसके बाद ये दूसरी कहानी चालू होती है कि हमारे मन के अंदर क्या है, हम करना चाहते हैं एप्लीकेशन ऑफ मनी टू मेक अ फ्रॉड, है ना, बाय क्रिएटिंग अ निधि कंपनी एंड डूइंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस। इसके बाद में दूसरी कहानी, मतलब इसके बाद में दूसरा जो आता है, अब आप अगर फ्रॉड करोगे तो आपका कहीं ना कहीं इंटरनल ऑडिट सिस्टम तो पकड़ ही लेगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आता है इंटरनल ऑडिट सिस्टम। इंटरनल ऑडिट सिस्टम,
आपकी कंपनी में इंटरनल ऑडिट सिस्टम होगा, वो आपके फ्रॉड कहीं ना कहीं पकड़ लेगा। अब इंटरनल ऑडिट सिस्टम ने जब जांच करी तो उसको पता चला कि आपने नॉन कैश ट्रांजेक्शन बहुत सारे करें, ठीक है। नॉन कैश ट्रांजेक्शन आपने इतने नॉन कैश ट्रांजेक्शन करें कि ये सारा फ्रॉड में चला गया पूरा। अब नॉन कैश ट्रांजेक्शन करने के कारण क्या हुआ है कि एक इंसान होता है, मतलब एक एंटिटी है जो नोट छापने का काम करती है, हम उसको बोलते हैं आरबीआई। आरबीआई बोल रही कि जब हम लोग कैश छाप रहे हैं तो तुम नॉन कैश ट्रांजेक्शन क्यों कर रहे हो। तो इस चीज़ को, कैश को मत याद रखना, इसको याद रखना कि रजिस्ट्रेशन विथ आरबीआई करवाना पड़ेगा हमको। ये हमारा जो फ्रॉड है वो कहाँ रजिस्टर हो जाएगा, आरबीआई के पास में रजिस्टर हो जाएगा। अभी तक जितना बताया मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। फिक्स द पीसी, हमने उसको बेच दी कंपनी, उसके बाद की कहानी होती है कि फिक्स द पीसी, हम उसको बोल रहे हैं भैया फिक्स द पीसी। उसने पूछा क्यों, हमने बोला क्योंकि ये एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है ताकि हम लोग असेट और लाइबिलिटीज़ को अनरिकॉर्ड कर पाएँ, और आप प्लीज़ रीपेमेंट करवा दीजिए। आप जैसे ही रीपेमेंट करवाएंगे हमारा काम कैसे चालू हो जाएगा, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ मनी करेंगे, फ्रॉड करने के लिए निधि कंपनी बना के रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करेंगे, ठीक है ना। एक बार ये भी सारी चीज़ें फुलफिल हो गई तो हमारा क्या होगा कि जब हमने फ्रॉड करना चालू कर दिया तो हमारा जो इंटरनल ऑडिट सिस्टम है वो पकड़ लेगा कि आपने कुछ ना कुछ फ्रॉड करें। और आपने फ्रॉड कैसे करें, नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स करें। नॉन कैश ट्रांजेक्शन जब आपने करें तो आरबीआई आपके सामने आ जाएगा। आरबीआई बोलेगा जब हम नोट छाप रहे हैं तो आपने कैश नॉन कैश ट्रांजेक्शन क्यों करें, तो ये फ्रॉड हमको रजिस्टर करवाना पड़ेगा विद आरबीआई। एक बार हमारा ये रजिस्टर हो गया फ्रॉड आरबीआई के साथ में, आरबीआई ने पूछा हमसे ये बात कि आपने क्यों कराया, तो हमने बताया कि हमको प्रीवियस ईयर में कैश लॉसेस हुए थे। स्पेलिंग थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, क्योंकि हमको ये कैश लॉसेस हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आरबीआई की कहानी फुल स्टॉप ले लेती है, लेकिन अभी भी हमारे ऑडिटर के दिमाग में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी चल रही है कि तुमने कुछ अभी भी कुछ ना कुछ तो फ्रॉड किया ही होगा। तो उसने क्या करा, वो यहाँ हमारी बुक चेक करने के बाद में प्रीवियस ऑडिटर के पास में जाता है और उसको बोलेगा कि जब आप जा रहे थे तो आपने क्या क्या इश्यूज रेस करे थे, मैं उसको कंसीडर करना चाहता हूँ। कहानी आपको समझ में आई। हमारा जो ये इंटरनल ऑडिट सिस्टम है उसने क्या करा, हमारा एक फ्रॉड पकड़ के आरबीआई को तो रिपोर्ट कर ही दिया, तो आरबीआई को हमने फिर भी कैसे बता के सेटिस्फाई कर दिया कि हमारे कैश लॉसेस हो गए थे इसलिए हमने नॉन कैश ट्रांजेक्शन करे। लेकिन हमारा इंटरनल ऑडिट सिस्टम या जो भी ऑडिटर है वो चाहता है कि आगे और मतलब फ्रॉड को पकड़े। तो उसने क्या करा, वो पिछले ऑडिटर के पास गया और उसने क्या करे कि सारे जितने भी उसने कंसिडर इश्यूज रेस करे थे जाते टाइम उनको कंसीडर किया। तो यहाँ पे पहला पॉइंट एक और आ जाता है कि कंसीडरेशन ऑफ इश्यूज रेज्ड बाय आउटगोइंग ऑडिटर, है ना। यहाँ पे जब उसने कंसीडरेशन किया किस चीज़ का, आउटगोइंग ऑडिटर जब जा रहा था उसके इश्यूज़ को कंसीडर किया, तब अपने ऑडिटर को पता चला कि हमने कुछ और भी चीज़ें हैं जो गलती करी हैं, है ना। तो उनके कंसीडरेशंस को एक बार समझने, उनकी इश्यूज़ को कंसीडर करने के बाद में इनको पता चला कि यहाँ पे कोई ना कोई मटेरियल अनसर्टिनिटी है, ठीक है। बीच में से कहानी एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक बार इंटरनल ऑडिट सिस्टम को जैसे ही पता चला कि हमने कैश लॉसेस करें तो उसने आरबीआई में रजिस्टर करवा दिया हमारा फ्रॉड, और आरबीआई ने जब हमसे पूछा तो हमने आरबीआई को बताया कि हमारे कैश लॉसेस हुए थे इसलिए हमने नॉन कैश ट्रांजेक्शन किए। तो कैश लॉसेस तक अपनी आरबीआई की कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन अपना ऑडिटर जो था वो अभी भी नहीं मान रहा था, उसको अभी भी और फ्रॉड पकड़ने की इच्छा थी। तो उसने क्या करा कि वो प्रीवियस ऑडिटर के पास में गया और उसको पूछा कि आप जब जा रहे थे, आउटगोइंग ऑडिटर जब आप थे, तो आपने क्या क्या इश्यूज़ रेज़ किए थे, कौन कौन से इश्यूज़ आपने रेज़ किए थे, मैं उनको कंसिडर करना चाहता हूँ। तो इस कंसिडरेशन ऑफ इश्यूज़ रेड बाय आउटगोइंग ऑडिटर, एक बार जब उसने उसकी सारी बातें सुनी तो उसको समझ में आया कि अभी भी कोई ना कोई मटेरियल अनसर्टिनिटी एग्जिस्ट करती है। ये सिर्फ मेरा डाउट नहीं था, है ना, अभी कोई भी मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। जब उसने और जांच पड़ताल करी तो उसको दूसरा फ्रॉड पकड़ में आया। पहला फ्रॉड याद है तुमको क्या करा था अपन ने, पहला फ्रॉड अपन ने करा था नॉन कैश ट्रांजेक्शन करने का। दूसरी चीज़ अपने क्या करी कि मटेरियल अनसर्टेनिटी उसको जब लगी तो उसने और चेकिंग करी, उसको पता चला कि हमने जो सीएसआर की हमारी लाइबिलिटी होती है, सीएसआर का अनस्पेंट अमाउंट जो पड़ा था, जो अपन ने खर्चे नहीं करा था, अपने पास ही पड़ा था, वो ट्रांसफ़र कर दिया कहीं पे। तो यहाँ पे ये दूसरी बात हो गई कि ट्रांसफ़र ऑफ अनस्पेंट अमाउंट ऑफ सीएसआर हुआ है, ठीक है। तो अब उसको लगा कि यार बहुत ज़्यादा हो गया ये तो अब मैं तो ये फाइनली मैं इसमें रिमार्क्स दे रहा हूँ और रिपोर्ट को क्वालिफाई कर रहा हूँ। ख़त्म, 21 क्लॉजेस हमारे यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। अब हम जब ने शुरू में बात करी थी, 2-3 चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो अभी भी छूटी हुई हैं। तो यहाँ पे ये होता है एफ मतलब फिक्स एसेट,
ये होता है इन्वेंट्री, ये होता है इन्वेस्टमेंट, ये होता है कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 185 186, बस यही याद करना है आपको। बाकी के पीसी है पब्लिक डिपॉजिट और कॉस्ट रिकॉर्ड, बाकी सब नाम मैंने फुल फॉर्म में लिखे हैं। फिक्स असेट, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट, कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 185 186 एंड पब्लिक डिपॉजिट एंड कॉस्ट रिकॉर्ड। ये शुरू के 6 नाम जो हैं वो अपने को अलग से याद करना है। फिक्स द पीसी में आ गए वो, फिक्स द पीसी में। फिर उसके बाद में आता है स्टैट्यूटरी ड्यूज, स्टैट्यूटरी में आते हैं हमारे स्टैट्यूटरी ड्यूज, है ना। अनरिकॉर्डेड इनकम, एक बार आप सब नाम रीड करेंगे ना बस तो हो जाएंगे, आपको एक बेसिक हिंट लग गया है कि करना क्या है। अनरिकॉर्डेड ऑलवेज इनकम होती है, स्टैट्यूटरी ड्यूज होते हैं, ठीक है ना। रीपेमेंट ऑफ ड्यूज होता है, रीपेमेंट ऑफ ड्यूज, एप्लीकेशन ऑफ मनी रेज थ्रू पब्लिक एंड प्रेफरेंशियल इशू। ये बस आपको एक बार नाम रीड करना है, बाकी ओवरऑल मैं स्कीमा आपके दिमाग में डाल चुका हूँ कि क्या करने का है। फ्रॉड तो फ्रॉड ही है, निधि कंपनी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है। इंटरनल ऑडिट सिस्टम भी सेम है। नॉन कैश ट्रांजेक्शन बस यहाँ पे डाल देना विथ डायरेक्टर्स। ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूँगा, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सॉरी। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ आरबीआई, रजिस्ट्रेशन विथ आरबीआई, ये एज इट इज़ है। उसके बाद में कैश लॉसेस इन प्रीवियस ईयर या फिर कैश लॉसेस लिख दो सिर्फ, है ना। कंसिडरेशन ऑफ इशूज रेज बाय आउटगोइंग ऑडिटर, ये भी एज इट इज सेम है। मटेरियल अनसर्टिनिटी एज इट इज सेम है। और ट्रांसफर ऑफ अनस्पेंड अमाउंट ऑफ सीएसआर एज इट इज सेम है। रिमार्क एंड क्वालिफाई जो हम करेंगे वो भी एज इट इज सेम है। तो यहाँ तक आपके 21 क्लॉजेस आपके खत्म हो जाते हैं। देखो मैं अगर लिखने के लिए जाऊँ तो 4 क्लॉसेस ही हो गए, 2 क्लॉसेस ही हो गए, 6 हो गए, है ना। 6, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और लास्ट में एक सेकेंड, कोई सा छूट गया क्या बीच में? ये 17 नंबर यहाँ पे छूट गया है, 17 नंबर ये है। अठारह, 19, 20 और ये 21। यहाँ तक कि हमारे कारों के क्लॉजेस सारे याद हो गए हमको। अब हमको डिस्कशन कर लेना है कौन कौन से जो एग्जामिनर के लिए कौन कौन से फेवरेट जो सेक्शन है वो 4 क्लॉजेस वो पूछता है इन जनरल की, वो हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जो फिक्स असेट मैंने आपको बताया ये, सबसे पहले ये जो फिक्स असेट मैंने आपको बताया इसके बारे में बात करनी है, फिक्स असेट के बारे में बात करनी है। दूसरा इन्वेंट्री के बारे में बात करनी है, इसी के जस्ट नीचे वाला। उसके बाद में ये फ्रॉड के बारे में बात करनी है और एक रीपेमेंट ऑफ ड्यूज़ के बारे में बात करनी है। ये 4 क्लॉजेस एग्जामिनर के फेवरेट है, ये मैं आपको याद करवा देता हूँ अभी एज इट इज। फिर आपको इस लेक्चर को एक और बार देखना है और अगर आपको इसमें याद हो गया तो कोई बात नहीं है, इसके बाद में आप इसका क्वेश्चन बैंक लगा सकते हो। मोस्टली आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे क्योंकि ये लोग एप्लीकेबिलिटी पूछते हैं इन जनरल और इन 4 क्लॉजेस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। बाकी अदरवाइज कभी आते हैं तो आप एक बार रीड कर लीजिएगा अलग से, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इन्वेंट्री नहीं करते, पहले फ्रॉड और ये करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रॉड की। फ्रॉड के बाद में फ्रॉड में क्या होता है कि आपको अगर फ्रॉड ऑन कंपनी या बाय कंपनी हुआ है, कंपनी ने फ्रॉड कर दिया या कंपनी के ऊपर फ्रॉड हुआ है, तो रिपोर्ट द नेचर एंड अमाउंट ऑफ द फ्रॉड। देखो ऑडिटर को ये जो भी 3 पॉइंट है इनमें रिपोर्ट करना है। एक ये वाला पॉइंट, ये और ये 3 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट में रिपोर्टिंग करना है फ्रॉड के अंदर। फ्रॉड की सिंपल सी बात है कि अगर फ्रॉड कंपनी ने किया है या कंपनी के द्वारा किया गया है तो नेचर एंड अमाउंट ऑफ फ्रॉड रिपोर्ट करना है। उसके बाद में जस्ट ये सेम चीज़ ही है, अगर आपको रिपोर्ट करना है फ्रॉड, अगर आप ऑडिटर हो और आपको रिपोर्ट करना है फ्रॉड, तो रिपोर्ट करने के लिए सेक्शन 143(12) में लिखा है कि ADD 4 नंबर का एक फॉर्म होता है, उसके अंदर आप सिंपल सी बात है, आप अगर कंपनी के कभी भी ऑडिट करने जाओगे तो क्लॉज में आपको जो
फ्रॉड का जो क्लॉज है उसके अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि कंपनी के साथ में अगर कुछ फ्रॉड हुआ है और कंपनी ने कोई फ्रॉड करा है तो आपको जाना है क्रोम पे जाकर आपको ADT4 डाउनलोड कर लेना है। ADT4 के अंदर आपको रिपोर्टिंग करना है। ये कौन बोलता है? सेक्शन 143 सबसेक्शन 12। उसके बाद में ये जो फ्रॉड वाला सेगमेंट आता है ना, तो विसल ब्लोअर कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड होता है। तो विसल ब्लोअर की कोई कंप्लेन है, आपने कंसीडर की है नहीं या नहीं, आपको ये भी क्लॉज में आपको एक बार शो करना पड़ेगा कारो की रिपोर्ट के अंदर। तो ये हमारा फ्रॉड वाला सेगमेंट यहाँ खत्म हो जाता है। आप इसको प्रीवियस करके वापस से सुन लेना अगर समझ में नहीं आया तो। 3 सिंपल सी बातें हैं कि अगर कंपनी के द्वारा फ्रॉड किया गया है, कंपनी ने फ्रॉड किया है, तो आपको रिपोर्ट करना है सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 के अनुसार फॉर्म नंबर ADT4 में। और अगर विसल ब्लोअर की कोई कंप्लेंट्स थी तो वो कंसीडर की गई थी या नहीं कंपनी के द्वारा, ये भी आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम लोग रीपेमेंट ऑफ ड्यूज़ के बारे में। रीपेमेंट ऑफ ड्यूज़ में आपको लग रहा होगा कि रीपेमेंट ऑफ ड्यूज़ की बात कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये लोन की बात करता है। लोन क्या होता है? लोन, अब ये देखो, आपको ये 5 पॉइंट है जिनके ऊपर आपको रिपोर्ट करना है। ये 1 2 3 4 और 5। अगर आप ध्यान से सुनेंगे सारा कॉपी में रख के तो आपको एज इट इज़ एक बार में याद हो जाएगा। अगर लोन लिया है होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए, मैंने क्या बोला कि अगर होल्डिंग कंपनी ने लोन लिया सब्सिडरी कंपनी के ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए तो रिपोर्ट करो। होल्डिंग कंपनी ने लोन लिया है सब्सिडरी के सिक्योरिटीज़ को प्लेज करके, एक ये होल्डिंग कंपनी है जो अपनी सब्सिडरी से प्यार कर रही है बहुत ज़्यादा, तो रिपोर्ट करना है कि होल्डिंग कंपनी लोन उठा रही है और सब्सिडरी का ऑब्लिगेशन फुलफिल कर रही है। और ये है जो अपनी सब्सिडरी से सबसे ज़्यादा हेट कर रही है, जो सब्सिडरी के सिक्योरिटीज़ को प्लेज करके खुद के लिए लोन ले रही है, तो ये भी करना पड़ेगा आपको, वो रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद में आता है शॉर्ट टर्म लोन अगर आपने उठाया है और उसको यूज़ करो आप लोग लॉन्ग टर्म में, यानी कि आपने इन जनरल बोलूँ तो वर्किंग कैपिटल के लिए लोन उठाया और प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हो आप उस बात से, तो ये भी आपको ऑडिटर को रिपोर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में वेदर डिक्लेयर्ड विलफुल डिफॉल्टर बाय बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और लेंडर। पहले ये वाला 5th वाला पॉइंट देखो, डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ ड्यूज ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। अगर आपने देखो ये 3 टाइप के आपने लोन लिए तो रिपोर्ट करना है, और अगर कोई भी टाइप का लोन लिया है जिसके रीपेमेंट में आपने ड्यूज में यानी कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के पेमेंट में डिफॉल्ट किया है तो ये चीज़ आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी, है ना। और रिपोर्ट जब भी आप विलफुल डिफॉल्ट, जब भी डिफॉल्टर बन जाते हो, आप पेमेंट में वो कर देते हो, तो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और लेंडर के पास में एक अथॉरिटी होती है कि वो आपको विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दे, ये विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दे। तो आपको जब अगर विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया गया है तो ये भी सीए को अपने कारों के रिपोर्ट में मेंशन करना जरूरी है, ठीक है ना। हमने पहले बात करी थी फ्रॉड की। फ्रॉड में हमने 3 चीज़ें देखी थी, कंपनी के ऊपर फ्रॉड हुआ, कंपनी ने फ्रॉड किया तो फॉर्म नंबर ADT4 में रिपोर्ट करना है, कंपनी ने विसल ब्लोअर की कंप्लेन ली या नहीं तो आपको ये भी रिपोर्ट करना है, ठीक है ना। फिर अपन रीपेमेंट ऑफ ड्यूज़ की बात करें। रीपेमेंट ऑफ ड्यूज़ में 3 टाइप के लोन बताएं कि होल्डिंग ने लोन लिया सब्सिडरी के ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए इतना ज़्यादा प्यार, या फिर होल्डिंग ने लोन लिया सिक्योरिटीज़ को प्लेज करके सब्सिडरी की तो इतना ज़्यादा हेट, ये भी रिपोर्ट करना है। उसके बाद में अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया और लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर दिया तो ये भी आपको रिपोर्ट करना है। तीसरी बात आ जाती है 5th वाली, पहले देख लो, डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ ड्यूज। अगर आपने करा है, आपने ऊपर का कोई भी लोन या दुनिया का कोई भी लोन के अलावा भी अगर आपने लिया है और आपने प्रिंसिपल या इंटरेस्ट में डिफॉल्ट कर दिया है तो ये थोड़ी सी पहले की कहानी हो जाती है कि आप पहले इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के रीपेमेंट में डिफॉल्ट करते हो, उसके बाद में आपको विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये तीनों चारों पॉइंट लिंक है एक दूसरे से, यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं इन्वेंट्री और फिक्स एसेट की, ठीक है ना। इन्वेंट्री में एक चीज़ आप देखो, इन्वेंट्री और फिक्स एसेट में ये पहला पॉइंट दोनों में सेम है, फिजिकल वेरिफिकेशन डन बाय मैनेजमेंट एट रीजनेबल इंटरवल। यहाँ पे लिखना में थोड़ी जगह नहीं थी, यहाँ पे लिख दिया है मैंने, फिजिकल वेरिफिकेशन डन बाय मैनेजमेंट एट रीजनेबल इंटरवल, ये रहा रीजनेबल इंटरवल, ठीक है ना, ये आप याद रख लेना। उसके बाद में हम लोग पहले इन्वेंट्री को कंप्लीट करते हैं कि जो भी प्रोसीजर आपने लगाया है, जिस तरीके से भी आप इन्वेंट्री कंप्लीट काउंट कर रहे हो उसका कवरेज पूरा है ना, यानी कि सारी इन्वेंट्री कवर होती है उसके अंदर। आप ऐसा नहीं है कि गोडाउन में घुसो, शुरू में 2 डब्बे रखे मैं उनको गिन लो और मल्टीप्लाइड बाय जितने रैक्स हैं उनसे कर दो, तो आपको पूरा कवरेज आपका पूरा होना चाहिए, ठीक है ना। प्रोसीजर जो भी आपने लगाया वो एक्यूरेट होना चाहिए, कवरेज एक्यूरेट, प्रोसीजर एक्यूरेट है, ठीक है ना। लेकिन अगर फिर भी कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो वो डिस्क्रिपेंसी अगर 10% से ज़्यादा है बुक वैल्यू के तो वो आपको प्रॉपर्ली डेल्ट की गई है या नहीं है। 10% से ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो वो बुक्स में प्रॉपर डेल्ट की गई है या नहीं, ये रिपोर्ट करना है ऑडिटर को। उसके बाद में ये थोड़ा सा 4-5 लिंक मिलके बनता है। आप बस इतना सा समझो कि आपको वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए था, कितने का, 5 करोड़ से ज़्यादा का, तो आप बैंक के पास गए और बैंक से आपने लोन उठा लिया। बैंक से लोन उठाने के बाद में बैंक ने आपसे एग्रीमेंट करवाया कि आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना जरूरी है। ये इन जनरल होता है जब आप बड़े लोन लेते हैं, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना जरूरी है।
और आपने क्वार्टरली रिटर्न जो फाइल करें वो एग्रीमेंट के अनुसार है या नहीं है, सिर्फ ये रिपोर्टिंग है। अब यहाँ पे आ जाओ, वर्किंग कैपिटल लोन लिया है 5 करोड़ से ज़्यादा का, सिक्योरिटीज ऑफ करंट असेट को प्लेज करके लिया है, और क्वार्टरली रिटर्न जो फाइल किए गए हैं वो एज पर एग्रीमेंट हैं या नहीं है, ये रिपोर्ट करना है। तो इन्वेंट्री हमारा पोर्शन यहाँ पे खत्म हो जाता है। आप इसको फिर से रिवाइंड करके 10 सेकंड 20 सेकंड का वापस से सुन लो, आपको अच्छे से याद हो जाएगा ये। लास्ट हम लोग बात करते हैं फिक्स असेट की। फिक्स असेट में कोई ट्रिक नहीं है, कोई लिंकेज नहीं है, बट हम लोग ट्राई करेंगे कि इसको याद कर पाएँ ऐसे ही। तो फिक्स असेट में ऐसा बोला है कि फिजिकल वेरिफिकेशन डन बाय मैनेजमेंट एट रीजनेबल इंटरवल, ये पहला इन्वेंट्री का दोनों का पॉइंट सेम है। उसके बाद में वेदर प्रॉपर रिकॉर्ड याद रखना, ये रिकॉर्ड मैंने बनाए थे यहाँ पे, ये डॉक्यूमेंट्स बनाए थे मैंने यहाँ पे। फिर उसके बाद में एनी मटेरियल डिस्क्रिपेंसी अगर कोई फाउंड होती है तो प्रॉपरली डेल्ट की गई है। यहाँ पे देखो मटेरियल डिस्क्रिपेंसी में क्लियर बोला था कि 10% से ज़्यादा है तो प्रॉपरली डेल्ट की गई है, नहीं वो बताना है। यहाँ पे क्या बोला है कि कोई भी मटेरियल डिस्क्रिपेंसी, क्योंकि 10% एक अलग बात हो जाती है, मटेरियल एक अलग बात हो जाती है पीपी के केस में, ये फिक्स असेट के केस में, ठीक है ना। तो कोई भी मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है तो प्रॉपरली डेल्ट की गई। यहाँ पे मटेरियल डिस्क्रिपेंसी थी कि 10% से ज़्यादा की थी तो प्रॉपरली डेल्ट की गई। अब 10% यहाँ पे भी आएगा कि अगर मान लो आपने कभी भी कोई पीपी या इंटेंजिबल असेट का रीवैल्यूएशन करवाया रजिस्टर्ड वैल्यूअर से और कोई भी डिस्क्रिपेंसी आई अगर 10% से ज़्यादा की, तो वो स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ चेंज आपने करना है। यहाँ पे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मान लो जिस साल का मैं ऑडिट कर रहा हूँ उस साल में अगर कोई रजिस्टर्ड वैल्यूअर कंपनी को विजिट करके गया था और किसी असेट की वैल्यू बता कर गया था जो कि उसकी कैरिंग अमाउंट से 10% ज़्यादा चेंज ला कर गया, तो वो मेरे को मेरी रिपोर्ट्स में बताना है, ठीक है। आगे अगर कोई असेट है अपनी जिसमें जो अपन ने बेनामी प्रॉपर्टी अपनी, ये कोई एक्ट होता है बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, उसके अंदर अगर अपना ऊपर कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाती है, कोई पेंडिंग है, तो इसको भी आपको रिपोर्ट करना है कि भैया ये जो कंपनी की एसेट है इसके ऊपर एक बेनामी प्रॉपर्टी के अंदर वो चल रहा है, केस वगैरह चल रहा है या इनिशिएट हुआ है इस साल मेरे आने के बाद में, तो ये आपको रिपोर्ट करना है। तो यहाँ तक हमने देखा कारों के ऊपर इन जनरली 5 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एप्लीकेबिलिटी, ठीक है ना। दूसरा 4 क्लॉज मैंने आपको बता दिया, फ्रॉड, रीपेमेंट ऑफ ड्यूज, इन्वेंट्री और फिक्स असेट, ठीक है। बाकी इसके जो 21 क्लॉज है उनके नाम मैंने आपको याद करवा दिए। ये यहाँ तक इतना, ये दोनों इन जनरल फेवरेट है उसके 21 क्लॉजेस, तो आपको देखो नाम याद करवा दिए। इसके बाद में बस आपको अपने नोट्स में जाना है, जो भी फैकल्टी के नोट्स हैं आपके पास में, उन 21 क्लॉजेस को, मतलब इन 4 को आप छोड़ भी सकते हो, मैंने जो पढ़ा दी उसमें आपका काम हो जाएगा। नोट्स में जाके बाकी जो क्लॉज बचते हैं 17 क्लॉजेस को आपको एक बार रीड करके ज़रूर जाना है, ठीक है। इतने में आपका कारो कवर हो जाता है और इतने में ही आपके 5 मार्क्स कवर हो जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, और कोई वीडियो अगर आपको चाहिए हो ऐसे शॉर्ट ट्रिक और के लिए तो कमेंट करके मुझे बताना, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि ऐसे बना पाऊँ और वीडियोस। थैंक यू।